मेरे बच्चे एसएससी सीजीएल वो एग्जाम है जिसे हम मिनी आईएएस भी कहते हैं। मिनी आईएएस कहा जाता है। इसका कारण यह होता है कि जो बच्चे सीजीएल के थ्रू लगते हैं वो 10 से 15 साल के बीच में जब नौकरी कर लेते हैं, प्रमोशन ले लेते हैं, तो मेरे बच्चे उनका प्रमोशन होते होते वो 10 से 15 साल की नौकरी में इस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं जिस पोस्ट पे यूपीएससी क्रैक करके एक नया बच्चा आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी यूपीएससी क्रैक करके जो नया बच्चा सेलेक्ट होता है, आईएएस बनता है, वो जिस पोस्ट पे ज्वाइन करता है उस पोस्ट पे लगभग 15 साल में एसएससी से प्रमोशन लेने वाला बच्चा पहुंच जाता है। इसलिए इसको हम मिनी आईएएस कहते हैं। चाहे इसमें जितनी भी डिपार्टमेंट हो भारत सरकार में, उन सारे ही डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर। जितनी भी मिनिस्ट्रियां होती हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, मेरे बच्चे इन सारी मिनिस्ट्री में जो मेन काम किया जाता है वो सारा एएसओ करता है जिसे हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। और इसके जस्ट बाद जो उसका पहला प्रमोशन होता है वो होता है सेक्शन ऑफिसर, जो कि गस्टेड पोस्ट होती है, गस्टेड पावर मिल जाती है। इसके अलावा मेरे बच्चे जितने भी इंस्पेक्टर बनते हैं, जैसे मैं इंस्पेक्टर बना जीएसटी इंस्पेक्टर, ऐसे ही मेरे दोस्तों आप जीएसटी इंस्पेक्टर बने, कस्टम इंस्पेक्टर बने, प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं, या एग्जामिनर बने, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, जितने भी तरह के इंस्पेक्टर होते हैं वो मेरे बच्चे सीजीएल के थ्रू भरे जाते हैं। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर भी यहीं से भरे जाते हैं, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर भी इसी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू भरा जाता है। एक मेरे दोस्तों पोस्ट होती है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये भी मेरे बच्चे ईडी डिपार्टमेंट में या एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में यहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि सीजीएल में सारी क्रीम क्रीम पोस्टों पे सिलेक्शन होता है। अब मेरे बच्चे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो मेरे बच्चे यहाँ एग्जाम जो होता है वो दो हिस्सों में होता है, एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है, एक मेंस एग्जाम होता है। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं मेरे बच्चे, जीएस के 25 सवाल आते हैं, मैथ के मेरे बच्चे 25 सवाल पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के भी मेरे बच्चे 25 सवाल पूछे जाते हैं। कुल मिला के हर सवाल 2 नंबर का होता है और 1 घंटे का पेपर होता है, और इस 1 घंटे में आप सभी को 100 सवाल करने होते हैं। ये प्रीलिम्स का पेपर है। और इन जर्नल की अगर मैं बात करूं तो इन 200 नंबरों में से जो बच्चा 150 प्लस नंबर ले आता है वो लगभग लगभग मेरे बच्चे प्री क्वालिफाई कर देता है, और प्री के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते। ये मात्र एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, ऑनलाइन ही टेस्ट होता है इसका। पहली चीज, 150 प्लस नंबर आपको लेके आने होंगे। अगर 150 प्लस नंबर लेके आने होंगे तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब 100% तैयारी हो रही हो मैथ और रीजनिंग में, और मेरे बच्चे 90% अबव नंबर बच्चा आज के समय में इंग्लिश में ले आता है। और यहां फिर आप जितनी लीड ले सकते हैं उतनी कोशिश करनी है, क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें 100% आज तक किसी के नंबर नहीं आए। मेरी बात समझ पाए? तो यहाँ मैथ को और रीजनिंग को सबसे ज्यादा हमें हाईली सिक्योरिंग मार्क्स वाला पोर्शन कहेंगे कि यहाँ से 100% स्कोर किया जा सकता है, जो कि संभव और हजारों बच्चों के आते हैं। इसके बाद आता है मेरे बच्चे मीन्स, और ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर आपकी कैटेगरी जर्नल है तो मैंने बताया कि 150 प्लस नंबर चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहती है, अमूमन मैं कह सकता हूं कि 18,000 वैकेंसी हर साल ऑन एवरेज एसएससी सीजीएल के थ्रू भरी जाती है इन सारे डिपार्टमेंटों में जो मैंने कहा। और इसकी जो शुरुआती तनख्वाह होती है मेरे बच्चे, वो पहली ही तनख्वाह इन हैंड जो आती है वो 82,000 रुपए आती है। और प्रमोशन बहुत तेज है, बहुत फास्ट प्रमोशन है। आप ये समझिए लाइफ बन जाएगी। एसी में बैठ के काम करने वाली जॉब है ना? और आपका रुतबा होगा, गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी आप लेते हैं। इसके बाद होता है मेरे बच्चे मीन्स, जिसे हम सीजीएल टायर 2 कहते हैं, और इसी के दम पर ही आपका सिलेक्शन होता है। मेरे बच्चे इसमें सेक्शन बना रखे हैं। एक है सेक्शन 1, जो सेक्शन 1 है उसमें मैथ पूछा जाता है, 30 सवाल आते हैं, रीजनिंग पूछी जाती है, 30 सवाल आते हैं, तो कुल मिला के 60 सवाल है मेरे बच्चे।
और हर एक सवाल 3 नंबर का है तो 180 सवाल आते हैं। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, इसका मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय यहाँ मिल जाता है, जबकि प्रीलिम्स में आपको 60 मिनट में 100 सवाल करने रहते हैं। दूसरा जो मेरे बच्चे सेक्शन रहता है वो रहता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का, यानी जिसमें इंग्लिश आता है, इसके 45 सवाल रहते हैं। और फिर एक आता है मेरे बच्चे जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीके जीएस बोलते हैं, इसके 25 सवाल। तो 45 जमा 25 70 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, और हर एक सवाल 3 नंबर का होता है, तो कुल मिला के 210 नंबर यहाँ होते हैं। आप मोटा मोटा ये समझिए कि 180 और 210 को अगर मैं जोड़ दूं, 180 और 210 को मेरे बच्चे में जोड़ दूं, तो ये 0 8 और 1 9 2 और 1 3, यानी ये 390 जो नंबर है ना, ये फैक्टर है सिलेक्शन का। ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर वही सारा टॉपिक है या वही सारे सब्जेक्ट हैं जो आपने प्रीलिम्स में पढ़े, वही मेंस है। और मेरे बच्चे प्री से मेंस के बीच में लगभग लगभग 3 महीने का गैप मिलता है। जब आपका प्री का एग्जाम हो जाता है तो लगभग उसके 3 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है। अब अगर मेरे बच्चे बात करूं मैं इन चीजों की आज के समय में, तो 2025 तक अगर मैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, तो मेरे बच्चे लगभग 9 से 10 महीने में फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है, जिसमें प्रीलिम्स भी हो जाता है, मेंस भी हो जाता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, मेडिकल भी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी होकर 9 से 10 महीने में आपके कंधे पे 3 स्टार लग जाते हैं इंस्पेक्टर के, और आप एएसओ भी बन जाते हैं। तो सबसे फास्ट प्रोसेस है इस एग्जाम का। हर साल ये वैकेंसी आती है, फिक्स है, कोई मतलब एक रत्ती भर भी चेंज नहीं है ना, कैलेंडर है, फिक्स है। ये मेंस है, मेंस में 390 नंबर होते हैं और मेरे बच्चे यही सब कुछ डिसाइड करते हैं। इसके अलावा भी कहानियां हैं मेरे बच्चे। इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है सेक्शन 3 में, 20 सवाल होते हैं 3 नंबर का 60 का, लेकिन ये जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। और अगर एक बच्चा ठीक से अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेता है तो कंप्यूटर को आसानी से क्रैक कर लेता है, थोड़े दिन पहले भी मेन से। इसके बाद आता है मेरे बच्चे जिन पोस्टों में टाइपिंग जरूरी है, जैसे मैंने कहा सीजीएल के थ्रू बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ या ऑडिटर हुआ, उनमें टाइपिंग की जरूरत होती है मेरे बच्चे। ठीक है जी। तो टाइपिंग भी बहुत नॉर्मल टाइप है और ये मात्र क्वालिफाइंग नेचर की रहती है। ठीक है जी। उसके बाद एक पोस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर। और ये जो पोस्ट होती है मेरे बच्चे, ये वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन में हर साल स्टैट्स का एक सब्जेक्ट रहा हो। मोस्टली बच्चे वो जिनके पास इकोनॉमिक्स रहा हो, स्टैट्स रहा हो, वो वाला रहता है। ये 100 नंबर का पेपर होता है मेरे बच्चे, इनकी मेरिट यहां से होती है। जो बाकी सारी मैंने पोस्टें बताई उसका इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं। अब आते हैं मेरे दोस्त इनके सिलेबस पे कि इनमें क्या क्या पूछा जाता है। मैं आपको उसी सीक्वेंस में बताना पसंद करूंगा जिस सीक्वेंस में एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो मेरे बच्चे, मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहला जो पढ़ना शुरू करें ना, उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। उसके बाद आप पढ़ें क्लासिफिकेशन नंबर, फिर आप पढ़ें कंप्यूटर नंबर सिस्टम, फिर आप पढ़ें डिविजिबिलिटी, फिर आप पढ़ें अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर यूनिट डिजिट, फिर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर पावर शर्ट्स इंडेसिस, फ्रैक्शंस, बोर्ड मास, सीरीज, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये 14 चैप्टर ऐसे हैं मेरे बच्चे जो बहुत जरूरी हैं आपकी समझ को विकसित करने के लिए। इन 14 चैप्टरों को पढ़ने के बाद आपकी अच्छी खासी समझ तैयार हो जाती है। तो मैं हर एक बच्चे को सलाह देता हूं कि सबसे पहले इसी चीज को तैयार करें। अब आते हैं मेरे दोस्त आगे। फिर मेरे बच्चे आप चाहें अलजेब्रा पढ़ लें और पॉलिनोमियल पढ़ लें। कारण क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसे फार्मूले लगते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें अलजेब्रिक फार्मूले पढ़ लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, 14 तक ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको सीधा आना चाहिए मेरे बच्चे परसेंटेज पे। ये सारे आपके मतलब मैथ में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस जिस टॉपिक से, मैंने उस सारे टॉपिकों के नाम लिख दिए और साथ ही साथ मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए मेरे बच्चे परसेंटेज,
फिर कंपाउंड इंटरेस्ट माफ करिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज। इसके बाद आपको आना चाहिए एलसीएम एचसीएफ पे, टाइम एंड वर्क पे, पाइप एंड सिस्टम पे, वर्क वेजेस पे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, बोट एंड स्ट्रीम पे, रेस पे, प्रोबेबिलिटी पे, प्रायिकता पे, फिर स्टैट्स पे, और उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन पे। उसके बाद ये सारा अरिथमेटिक का हिस्सा है जिसे आपको तबीयत से खत्म कर लेना चाहिए। हाँ जी। फिर मेरे बच्चे आपकी बारी आती है एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ की शुरुआत आप अलजेब्रा से, उसके बाद पोलिनोमियल से, और इसके बाद प्रॉपर एडवांस शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये पढ़िए। फिर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िए। इसके बाद मेरे बच्चे ज्योमेट्री पढ़िए, और ज्योमेट्री में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे लाइन एंड एंगल, साइन एंड कोसाइन रूल, ट्रायंगल बेसिक, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़िए, और मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ही आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे मेंसुरेशन 2D, फिर मेंसुरेशन 3D, और फिर लास्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कुल मिला के मेरे बच्चे सिलेबस है जिससे आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए, और ये एक बढ़िया तरीका है अपनी चीज़ों को तैयार करने का। तो नमस्कार मेरे बच्चों, धन्यवाद।